नमस्कार दोस्तों। आज जिस थिंकर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है जो हमारी महिला राजनीतिक विचारक हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, उनमें से एक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भी है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के जीवन के बारे में यदि हम जानें तो उनका जन्म 1759 में हुआ था और 1797 तक उनका जीवन काल रहा, यानी बहुत कम जीवन काल रहा था। और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, स्पीटाफील्ड्स नाम की जगह है। अब ये जो पीरियड यदि आप देखते हैं 1759 से 1797, तो यहाँ इस दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं इसी काल में। एक तो होती है अमेरिकी क्रांति, और दूसरी होती है फ्रांस की क्रांति। इन दोनों घटनाओं ने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके बाद इनका व्यक्तिगत जीवन जो था वो भी काफ़ी उथल पुथल भरा रहा, तो व्यक्तिगत जीवन से भी काफ़ी कुछ इनको सीखने को मिला। यदि हम इनके व्यक्तिगत जीवन का, हालांकि सिलेबस से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यदि हम जानें तो ये दरअसल एक जो है निम्न मध्यम वर्गीय या कहें कि गरीब परिवार में ही जन्मी थी। पिता इनके जो थे एक बुनकर थे और काफ़ी इधर उधर घूमते रहते थे। खेती किसानी भी करने की उन्होंने कोशिश की, तो बार बार वो जगह बदलते रहते थे। इस वजह से इनको काफ़ी दिक्कतें आई। और फिर जो है जब ये लगभग 16-17 साल की थी, यानी लगभग 1775 में, इनकी एक सहयोगी हैं, उनसे इनकी मुलाकात पहली बार होती है, जिनका नाम था फ्रांसिस ब्लड। फ्रांसिस ब्लड से मिलती हैं और यही कहा जाता है कि इनके जीवन का विचारों की शुरुआत का बिंदु माना जाता है। नारीवादी जो इनके विचार हैं वो इन दोनों ने मिलकर जो है शुरुआत की, उस और जो कोशिश की महिला सशक्तिकरण की ओर, अपने विचार और अपनी संस्थाओं के जरिए दोनों ने मिलकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी, फ्रांसिस ब्लड और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में 1784 में इन दोनों ने मिलकर एक स्कूल भी खोला था। फिर हालांकि एक साल ही ये स्कूल चल पाया और 1785 में इनकी ये जो सहयोगी थी ब्लड, इनकी प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम जो है डेथ हो जाती है। और फिर जो है धीरे इनकी एक बेटी होती है ब्लड की। ब्लड अपनी बेटी को जो है मैरी को सौंप के जाती हैं। अब होता क्या है कि वो बच्ची भी मर जाती है, तो इससे मैरी जो है काफ़ी दुखी हो जाती हैं और फिर जो है अपनी शैक्षिक संस्था चला पाने में वो असमर्थ होती है। फिर धीरे धीरे उनका रुझान जो है पूरे लिखने में, पत्रकारिता, साहित्य इत्यादि की ओर उनका रुझान हो जाता है। अब यहाँ इस घटना का जिक्र करना इसलिए आवश्यक था कि जिस समय फ्रांसिस ब्लड का 1785 में जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी भी अधिक उम्र नहीं थी, और प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो एक मैच्योर लेडी नहीं थी। उनकी मर्जी के विरुद्ध शादी और जो है प्रेगनेंसी, ये सभी काम हुए थे और फिर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो इस जो घटना हुई थी इससे मैरी के विचार जो है कुछ और परिष्कृत हुए। हालांकि उनको काफ़ी सदमा पहुंचा, लेकिन और महिलावाद का पुट उनमें नज़र आया, नारीवाद की ओर और झुकाव उनका हुआ। और जो पितृसत्तात्मक समाज था उसमें महिलाओं को किस प्रकार न्याय दिलाया जाए,
इसके बारे में अधिक मुखरता से अपने विचार वो रख पाई। फिर इनके कुछ अन्य सहयोगियों से भी मुलाकात होती है, जिन्हें कहा जाता था तर्क संगत विघटनकारी रेशनल डिसेंटर्स। रेशनल डिसेंटर्स में से एक रिचर्ड प्राइस थे, जोसेफ प्रिस्टले थे। ये लोग जो है रेशनल डिसेंटर्स क्या करते थे कि जो परंपराएं होती थी, गलत परंपराओं में एक तो सुधारवादी रवैया होता है, दूसरा आमूल बदलाव वाला रवैया होता है। तो ये दरअसल सुधार करने की बजाय उनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए इनको विघटनकारी डिसेंटर्स भी कहा गया। तो इनसे भी काफ़ी प्रभावित हुई। फिर जो मैरी के पति थे विलियम गॉडविन, बाद में उन्होंने शादी की थी, लेकिन पहले इनके सहयोगी के तौर पे इन्होंने काम किया था। तो ये सभी घटनाएं थी जिन्होंने मैरी को काफ़ी प्रभावित किया, उनके विचारों को मुखरता प्रदान की। अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, व्यक्तिगत जीवन, फ्रांसिस ब्लड से उनका संपर्क में आना, और फिर जो विघटनकारी थे उनसे संपर्क में आना। अब यदि हम बात करें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचारों की, तो मूलतः उनके विचारों को जिस कैटेगरी में रखा जाता है वो है फेमिनिज्म या नारीवादी। तो उनके नारीवादी विचार क्या थे, उनकी एक झलक हम ले लेते हैं। दरअसल नारीवादियों में दो प्रकार के नारीवादी माने जाते हैं, एक उदारवादी और दूसरे आमूलवादी। आमूलवादी नारीवादी वे होते हैं जो पुरुषों की जगह महिलाओं को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। पुरुषों की जगह महिलाओं को प्रतिस्थापित कैसे, कि महिला परिवार की मुखिया होगी और महिला पितृसत्ता की जगह मातृसत्ता होगी, पुरुषों की जगह महिलाओं का डोमिनेंस होगा, महिलाओं का प्रभाव होगा। लेकिन जो उदारवादी रवैया है, यदि हम मैरी की कैटेगरी देखें तो ये उदारवादी नारीवादी विचारक मानी जाती हैं, लिबरल फेमिनिस्ट मानी जाती हैं, उदारवादी नारीवादी। यदि हम इस उदारवादी नारीवादियों की विशेषता देखें तो ये मूलतः सुधारवादी हैं। सुधारवादी कैसे हैं कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सुधार करना चाहते हैं, यानी महिलाओं की जो बुरी स्थिति है उसमें सुधार करना चाहती हैं, और ये जो है पुरुष और महिला के बदले पुरुष व महिला के बीच समानता स्थापित करना इनका लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ऊपर कर दिया जाए और पुरुषों को उनका अधीन बना दिया जाए। इनका विचार मूलतः यही है कि दोनों की हैसियत समान होनी चाहिए समाज में, यानी कि वर्तमान जो परिस्थिति है वो है पितृसत्ता। तो इनका यह विचार नहीं होता कि वे पितृसत्ता की जगह मातृसत्ता, महिलाओं की सत्ता स्थापित कर दें, ऐसा इनका कोई भी मकसद नहीं होता। ठीक है, यानी ये जो है सिर्फ सुधार करना चाहती हैं और महिलाओं और पुरुषों को समानता स्थापित करना चाहती हैं। पितृसत्ता की जगह मातृसत्ता स्थापित करना इनका मकसद नहीं होता। दूसरा, ये लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि जेंडर जस्टिस क्या है। उदारवादी नारीवादियों की जो मुख्य डिमांड होती है जेंडर जस्टिस। अब यहाँ एक होता है लिंग के, अगर हम अंग्रेजी रूप देखें तो एक सेक्स होता है और दूसरा होता है जेंडर। अब यहाँ उदारवादी कहते हैं कि सेक्स जो है बायोलॉजिकल है, इसमें तो हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो शारीरिक असमानताएं हैं महिला और पुरुषों के बीच वो रहेंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जेंडर की अवधारणा है
ये पूरी तरह सोशल है। यानी सोशल कैसे है कि ये काम महिलाएं करेंगी और ये फला काम जो है पुरुष करेंगे, ऐसा समाज ने डिफाइन कर दिया है कि महिलाएं सिर्फ घर का चूल्हे चौके का काम संभालेंगी, पुरुष बाहर का काम संभालेंगे। समाज में जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार जो है पुरुष ही होंगे, महिलाओं को ये सब करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये विचार जो है ये तर्कसंगत विचार नहीं है और ये समाज में पूर्वाग्रह पर आधारित विचार है। इसलिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अपने उदारवादी नारीवादी विचारों के जरिए ये कहना चाहती हैं कि समाज में जो है जेंडर जस्टिस होना चाहिए, जो पूर्वाग्रह वाले विचार हैं महिलाओं के प्रति वो दूर होने चाहिए और महिलाओं को भी हर जगह समान अवसर होना चाहिए। यानी कि वो कह रही हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, सब जगह महिलाओं को समान अवसर। फिर एक और अच्छी बात उदारवादियों की ये है कि ये पुरुष और महिला को समान प्रतियोगी बनाना चाहते हैं। महिला को वरीयता की बात नहीं कह रहे हैं कि महिला ऊपर आएगी, महिला सर्वे सर्वा होगी और पुरुष उसका अधीन होगा, बल्कि ये कह रहे हैं कि पुरुष और महिला समान प्रतियोगी बने, ऐसा इनका मानना है। ये थे इनके उदारवादी नारीवादी विचारों का पुट जो है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचारों में। फिर इसके आगे कुछ तर्कसंगत बातें वो सुझाती हैं। क्या सुझाती हैं? अब वह उस दौर में जो है उदारवाद का दौर चल रहा था और कहा जा रहा था कि मानव का कल्याण होना चाहिए, उसे अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि प्रकार की धारा चल रही थी। वहाँ जो है मैरी अपना तर्क देती हैं। मैरी कहती हैं कि ठीक है, आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो क्या महिलाएं मानव नहीं हैं? उनके अधिकारों की आप बात क्यों नहीं करते? वे कह रही हैं कि महिलाएं भी जो है मानव है, इसलिए पुरुषों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं राजनीतिक आर्थिक जीवन में, वो विशेषाधिकार प्रिविलेजेस जो है नहीं होने चाहिए। विशेषाधिकार ना हो और महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार हो। क्यों है इसका? वो बताती है रीजन कि महिला भी मानव है। आप जो भी मानव कल्याण की बात करते हैं वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से लागू होगी। इसलिए महिला को और पुरुष को समान अधिकार होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, ऐसा इनका मानना है। फिर दूसरा विचार इनका शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है। शिक्षा के बारे में हम और थोड़ा भी डिटेल से देखेंगे, लेकिन जो मूल रीजन है शिक्षा व्यवस्था में, वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर मिलने चाहिए, यानी महिलाओं को भी हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसका रीजन वो बताती हैं कि जो राजनीतिक जीवन है, राजकाज के कार्यों में भागीदारी है, राज्य के कार्यों में भागीदारी है, उसके साथ ही सामाजिक सार्वजनिक जीवन जो है उसमें भागीदारी है, उसमें महिलाओं का भागीदारी इतनी नहीं है। वहाँ जो है लैंगिक भेदभाव है, जेंडर इनइक्वालिटी है। और हमने देखा था कि जेंडर जो है समाज की बनाई अवधारणा है, लैंगिक भेदभाव है, वो शिक्षा से खत्म होगा। अब वो शिक्षा से खत्म कैसे होगा? कि यदि महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और उनकी इच्छा होगी कि हम भी राजनीतिक जीवन में भागीदार करें, हम भी जो सार्वजनिक सामाजिक जीवन है उसमें भागीदारी करें।
और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, इसलिए जो है जो लैंगिक भेदभाव है वो खत्म होगा। ठीक है। फिर आगे वो बताती हैं कि महिलाएं भी शिक्षा व्यवस्था में भागीदार। शिक्षा व्यवस्था के विचार के बाद मैरी कहती हैं कि महिलाएं भी तार्किक हैं। अब मैरी के ज़माने में उस समय का इंग्लैंड का समाज था, उस टाइम मैरी अपने विचार रख रही हैं। तो हालांकि आज पश्चिमी समाज काफ़ी उन्नत हो गया है और प्रथम विश्व युद्ध में जब महिलाओं को काम करने का अवसर मिला तो देखा गया कि महिलाएं भी जो है पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। तो काफ़ी हद तक महिला पुरुष समानता वहाँ स्थापित हो चुकी है। लेकिन मेरी के समय का जो इंग्लैंड का समाज था, वहाँ ये माना जाता था कि महिलाओं में कुछ ही गुण होते हैं, यानी एक तो उनको कुछ भी कह लो वो सहन कर लेंगी और काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, भावनात्मक होती हैं, संवेदनशील होती हैं। यही इनका गुण है। लेकिन मैरी कह रही हैं कि महिलाएं भी तार्किक हैं, सिर्फ सहनशीलता और संवेदनशीलता ही इनका गुण नहीं है। इसके अलावा भी महिलाओं में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, और वो क्या है इसके बारे में मैरी कहती हैं कि जिस प्रकार पुरुष तर्कशील है वैसे ही महिलाएं भी तर्कशील हैं। जिस प्रकार पुरुष नैतिक होने का दावा करते हैं उसी प्रकार महिलाएं भी नैतिक हैं। एक लांछन ये भी लगाया जाता था उस समय कि महिलाएं अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, उस समय के इंग्लैंड की समाज की बात है कि महिलाएं अपने आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो है नैतिकता का त्याग कर सकती हैं या चरित्रहीनता के रास्ते पर जा सकती हैं। तो मैरी ने कहा कि जिस प्रकार आप तार्किक हैं, जिस प्रकार पुरुष तार्किक हैं, उस प्रकार महिलाएं भी तार्किक हैं, तर्कशील हैं, और उसी प्रकार नैतिकता है महिलाओं में भी पाई जाती है जिस प्रकार नैतिक होने का दावा पुरुष करते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि महिलाएं भी तर्कशील हैं, नैतिक हैं। वो क्यों दबी कुचली हैं? क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं दी गई है। जो अधिकारों की बात होती है वहाँ महिलाओं के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि जो भेदभाव लिंग के आधार पर होता है वो रोका जाना चाहिए। साथ ही इसमें दो चीज़ें और जोड़ती हैं कि लिंग के साथ साथ प्रजाति के आधार पर, रेस के बेसिस पे और रिलीजियन के बेसिस पे जो भेदभाव होता है वो ख़त्म होना चाहिए, उसका जो है निवारण किया जाना चाहिए। तभी जो है समाज में समानता स्थापित हो पाएगी और व्यक्ति को जो है उसकी प्रतिभा, गुण और चरित्र, इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे आंका जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। फिर आगे मैरी कहती हैं कि वर्तमान जो स्वरूप है समाज का वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक है मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पुरुषों का वर्चस्व है। पितृसत्तात्मक होने का मतलब ये है कि महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार नहीं है। महिलाएं बस मान सकते हैं कि जो है वंश बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं और कुछ उनका काम उस समय नहीं समझा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से महिला का जो है यहाँ दमन हो रहा है, उसके चरित्र का, तर्क का विकास नहीं हो पा रहा है, महिला का दमन हो रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि जो दमनकारी भूमिका बनाई गई है, दमनकारी लैंगिक भूमिका, यानी जो समाज ने जो जेंडर के बेसिस पे काम निर्धारित कर दिए हैं उन कामों में बंधे रहने से महिलाओं का दमन हो रहा है। इसलिए जो दमनकारी लैंगिक भूमिका समाज द्वारा निर्धारित की गई है उससे महिला को दमनकारी लैंगिक भूमिका से महिला को मुक्त करना चाहिए, ऐसा मैरी का मानना है। ठीक है, ये था मैरी का नारीवादी विचार।
अब नारीवादी विचार के आगे हमने शिक्षा की बात की थी, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का शिक्षा के प्रति काफ़ी रुझान रहा है और हमने उसके जीवन परिचय में भी देखा था कि इनकी जो सहयोगी थी फ्रांसिस ब्लड, उनके साथ मिलकर के इन्होंने एक स्कूल भी महिलाओं के लिए खोला था, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा उस ज़माने में इंग्लैंड में काफ़ी कम होती थी। तो उनकी शिक्षा पर विचार भी काफ़ी प्रासंगिक है। इनके जो शिक्षा के विचार हैं वो किस में प्रकाशित हुए हैं? मूलतः जब इनकी दोस्त और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी 1785 में, तो उस समय उसके अगले साल यानी 1786 में इन्होंने एक अपना पत्र प्रकाशित किया, ए पंपलेट नाम से। ये कोई पुस्तक नहीं थी, एक पत्र या पंपलेट की तरह कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचार दिए। फिर इससे अगले ही साल इन्होंने एक और अपनी पुस्तक प्रकाशित की, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। ये पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज भी जो है शिक्षा के लिए किस प्रकार इन्होंने जागृति जगाने का प्रयास किया था, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दरअसल इस पुस्तक को उस समय जब ये पब्लिश हुई थी इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन 1970 में इंग्लैंड में जो नारीवादी आंदोलन हुआ था, उस नारीवादी आंदोलन में ये जो पुस्तक थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स ये काफ़ी चर्चित हुई थी और तब जाकर के इसको प्रसिद्धि मिली थी। तो नारीवादी आंदोलन में 1970 में ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसमें क्या किया गया था कि महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम किया गया था। महिलाओं को शिक्षा हेतु प्रेरणा दी गई थी और इसमें रीज़न बताए गए थे कि क्यों जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी मैरी कहती हैं कि एक माँ और पुत्री के माध्यम से इसमें संवाद किया गया है। माँ अपनी पुत्री को शिक्षा क्यों दिलाए, तो उसके रीज़न बताते हुए मैरी कहती हैं कि इससे जो मूलभूत गुण हैं, यानी वो कहती हैं कि क्यों दिलाए, तो पहली बात जो रेशनल थिंकिंग है, यानी शिक्षा की वजह से तार्किक सोच विकसित होगी, तर्कपूर्ण तरीके से महिलाएं सोचना सीखेंगी और जो उनके ऊपर बाउंडेशन है संवेदनशीलता सहनशीलता की, उस दायरे से बाहर आ सकेंगी। फिर आत्म अनुशासन सीखेंगी। आत्म अनुशासन कब नहीं रहता? जब आप अशिक्षित रहते हैं, आपको नैतिकता के बारे में शिक्षा नहीं होती, तब आपका जो खुद का अनुशासन है वो नहीं रहता है। यदि आप शिक्षित हैं, जागरूक हैं, तो आत्म अनुशासन भी आप में विकसित होता है। दूसरी बात, ईमानदारी का गुण जो है शिक्षा की वजह से विकसित होगा। और महिलाओं की सामाजिक स्थिति चूंकि उस समय इंग्लैंड में बदतर थी, तो उसको उत्थान कैसे किया जाए, तो सामाजिक स्थिति में उत्थान की चेतना भी महिलाओं में शिक्षा की वजह से ही आएगी। तो ये कारण बताती हैं मैरी कि क्यों जो है माँ अपनी पुत्री को शिक्षा दिलाए, या फिर महिलाओं को शिक्षा दिलाने के जो मोटे मोटे कारण हैं वो तार्किक सोच विकसित करना, आत्म अनुशासन विकसित करना, ईमानदारी विकसित करना और सामाजिक स्थिति में उत्थान की चेतना विकसित करना, ये सभी कारण हैं। अब वो कहती हैं कि एक शिक्षित महिला जो होती है वो किस प्रकार से समाज के लिए लाभदायक होती है।
वो कहती हैं कि शिक्षित महिला समाज में योगदान देती है, यानी शिक्षा की वजह से जो समाज का मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें वृद्धि हो जाती है और कुछ उपयोगितापूर्ण कार्य कर सकती है महिला, जिसमें समाज आगे बढ़ेगा, समाज विकसित होगा। और एक शिक्षित महिला जो है, जो उस समय का इंग्लैंड का समाज था पितृसत्तात्मक समाज में उसे जो है बराबरी का स्थान मिलेगा। यदि महिला शिक्षित होगी तो पुरुषों के बराबर का स्थान महिलाओं को भी मिलेगा, क्योंकि वो समाज में योगदान कर रही हैं, इसलिए उन्हें भी बराबरी का मिलेगा। फिर उस समय एक और जो बुराई थी वो थी घरेलू हिंसा की। पति अपनी पत्नियों की मारपीट करते थे तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने का मतलब कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगी, कानून के प्रति जागरूक होंगी, तभी तो आवाज उठा पाएंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षित हों। अब शिक्षित महिला घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठा पाने में सक्षम होगी। साथ ही महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो संपत्ति के अधिकार के लिए जागरूकता लाने का एक तरीका जो है वो भी क्या है, उसके लिए भी मैरी कहती हैं कि शिक्षा के जरिए जो है संपत्ति के अधिकार के लिए जागरूकता लाई जा सकती है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार नहीं होने से महिलाओं का भविष्य अनिश्चित होता था और उन्हें किसी के सहारे ही जीवन यापन करना पड़ता था। संपत्ति का अधिकार मिलने से जो है उन्हें भी संपत्ति में हिस्सा मिल गया और जो है जीवन कुछ सरल हो गया, किसी के सहारे की आवश्यकता इतनी नहीं रही। ठीक है। फिर इसके बाद मैरी कहती हैं कि महिलाओं में चूंकि पुरुषों की तरह तार्किकता होती है, तो महिलाओं को अपने उन्हीं गुणों को विकसित करना चाहिए। मैरी कह रही हैं कि एक महिला को ध्यान देना चाहिए किस बात पर, कि उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो विजडम है वो विकसित हो, उसका जो स्पेशलाइजेशन है, किस चीज को वो विशिष्टता से करती है, इन दोनों चीजों पर बल देना चाहिए। और जो प्रचलन था कि महिलाओं का काम तो सिर्फ पति को प्रसन्न करना है, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। यानी पति को प्रसन्न करने पर बल नहीं देना चाहिए, इसके उलट बुद्धिमत्ता और विशिष्टता पर बल देना चाहिए, ऐसा मानना है मैरी का। क्योंकि वो कह रही हैं कि बुद्धिमत्ता और विशिष्टता पर बल क्यों देना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से ऐसा उन्होंने माना कि पुरुष जो है शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, तो आप उनके बराबर शारीरिक शक्ति तो विकसित नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि विवेक और तर्क में दोनों बराबर हैं, इसलिए यदि महिलाएं विवेक और तर्क, बुद्धिमत्ता और विशिष्टता का विकास करेंगी तो उनको जो है समान स्थान मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लैंगिक अन्याय जो हो रहा है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ऐसा उनका मानना था। ये थे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचार। फिर जो उस समय के तत्कालीन विचारक थे, एक थोड़े समय पहले हुए रूसो और एक मैरी के ही समकालीन थे बर्क, इन दोनों की आलोचना करती है मैरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडमंड बर्क की आलोचना। एडमंड बर्क की आलोचना। अब एडमंड बर्क कौन थे? तो ये एक रूढ़िवादी विचारक थे। ऑर्थोडॉक्स थिंकर थे।
और इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ये पुस्तक उसी समय प्रकाशित हुई थी, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में। अब इसमें वो क्या विचार प्रतिपादित करते हैं इस पुस्तक में, एडमंड बर्क कहते हैं कि परंपरा बनाए रखी जानी चाहिए और संपत्ति के अधिकार पर, परंपरा और संपत्ति के अधिकार के विचार इसमें रखते हैं। और चूंकि परंपराओं में तो महिलाओं को हीन आंका गया था, उन्हें सिर्फ संवेदनशील और सहनशील आंका गया था, ऐसा माना गया था कि उनमें कोई तर्क नहीं होता, विवेक नहीं होता और उनके अधिकारों की बात नहीं की गई थी। इसलिए यहाँ भी एडमंड बर्क जो है महिलाओं को अधिकार नहीं देने की बात करते हैं। अब इस जो रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस है, इसके प्रत्युत्तर में मैरी जो है अपना एक पंपलेट प्रकाशित करती हैं जिसका नाम था विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये 1790 में। अब एक इनकी पुस्तक भी आएगी, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन, वो 1792 में आएगी। वो रूसो की आलोचना उसमें होगी। ये विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1790 में प्रकाशित हुआ। पुस्तक की बजाय ये एक पंपलेट है, पत्र की तरह है ये एक, और इसमें जो है एडमंड बर्क की आलोचना कर रही हैं। इसमें सीधे सीधे उनका मकसद ही यही था कि इसमें जो है बर्क की आलोचना की जाए, बर्क के विचार को इसमें उन्होंने चुनौती दी कि आप जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को कोई संपत्ति में अधिकार नहीं है, उन्हें परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो बनाए रखा जाना चाहिए, वो सब गलत है। और इस प्रकार से जो आप निर्धारित कर रहे हैं कि सिर्फ पुरुषों के ही अधिकार होंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैरी जो है एडमंड बर्क की आलोचना करती हैं। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1790 में जो प्रकाशित हुई, उसमें इन्होंने बर्क के विचार को चुनौती दी। फिर रूसो की आलोचना किस प्रकार से करती हैं। अब रूसो के बारे में, रूसो ने पुस्तक लिखी थी इमाइल। इमाइल में रूसो क्या कहते हैं कि महिलाएं जो हैं महिलाएं केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी हैं। इस बात की भी मैरी आलोचना करती हैं और इसके लिए वो अपनी जो पुस्तक प्रकाशित करती हैं, ए विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ वुमन, ये 1792 में प्रकाशित हुई। इसमें ये इमाइल की आलोचना करते हैं, इमाइल के विचार की, क्योंकि रूसो कह रहे हैं कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों में उपयोगी हैं। मेरी कहते हैं कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया है, उन्हें जो है एक लैंगिक भूमिका में दबा के रख दिया है। उनकी लैंगिक भूमिका जो है समाज ने निर्धारित कर दी है, उसके आगे इनको काम करने का अवसर नहीं मिला। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अन्य काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें तो मौका ही नहीं मिला है। इसलिए ये जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि महिलाएं घरेलू कार्यों में उपयोगी हैं, बाकी काम नहीं कर सकते, ये गलत है। और महिलाओं में भी पुरुषों के बराबर तर्क होता है, विवेक होता है, इसलिए वो भी घरेलू कार्यों के अलावा सामाजिक राजनीतिक कार्यों में भागीदारी कर सकती हैं, ऐसा इनका मानना था।
अब कुछ लोगों ने फिर मैरी की आलोचना भी की। आलोचकों में कौन थे कि एक तो कहते हैं कि इन्होंने जो लैंगिक शोषण था, लैंगिक शोषण को व्यक्ति के शोषण के तौर पर चित्रित किया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि शोषण तो सिर्फ महिलाओं का हो रहा है, जबकि इन्होंने उस जो महिलाओं का शोषण है उसको मानव मात्र के रूप में, मानव मात्र के शोषण के रूप में चित्रित करके जो महिलाओं के शोषण की बात थी पुरुषों द्वारा, उस बात को इन्होंने दबा दिया। ये विचार दिया जाता है आमूलवादी। हमने आपको बताया था कि आमूलवादी वे होते हैं जो मातृसत्ता की जगह पितृसत्ता की जगह मातृसत्ता, यानी जो महिलाओं की वर्तमान भूमिका है उसके बिल्कुल उलट भूमिका चाहते हैं। यानी जो काम वर्तमान में महिलाएं करती हैं वो पुरुषों को दे दिए जाएं और जो पुरुष करते हैं वो महिलाओं को दे दिए जाएं। यानी महिलाओं का वर्चस्व स्थापित हो जाए, ना कि समानता। जबकि मैरी बात करती थी समानता की, चूंकि वे उदारवादी महिलावादी थी। यहाँ इसके उलट आमूलवादी कहते हैं कि आपने तो लैंगिक शोषण हो रहा था उसको व्यक्ति का शोषण बना दिया, ये गलत किया आपने। फिर अब एक और दृष्टिकोण आता है, इन आमूलवादियों में भी आमूलवादी हैं, रेडिकल में भी रेडिकल हैं। वो कहते हैं कि हम एक सामूहिक भगिनी समाज बनना चाहिए, सिस्टरहुड सोसाइटी। अब सिस्टरहुड सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सिस्टरहुड सोसाइटी का मतलब ये होता है कि महिला महिला से ही शादी करेगी, महिला पुरुष से कोई संबंध ही नहीं रखेगी, महिला पुरुष से शादी नहीं करेगी, सिर्फ महिला से ही शादी करेगी और पुरुषों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर दे। यानी एक सिस्टरहुड सोसाइटी बना दी जाए, सामूहिक भगिनी समाज का गठन कर दिया जाए और पुरुषों को बिल्कुल अलग रख दिया जाए, तभी जो है शोषण मुक्त हो पाएगा, तभी लैंगिक न्याय हो पाएगा। और चूंकि मैरी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं की थी, इसलिए लोग मैरी की आलोचना करते हैं कि आपने जो है सामूहिक भगिनी समाज सिस्टरहुड सोसाइटी की बात नहीं की, इसलिए आपके विचार सही नहीं हैं पूर्णतया। लेकिन अब 1750 1800 के बीच का इंग्लैंड है, क्या स्थिति उस समय थी, क्या स्थिति आज है? आज से कितने दो सदी पहले, लगभग सवा दो सौ साल पहले, उस परिप्रेक्ष्य में विचार विकसित होना एक माना जा सकता है कि काफ़ी जागरूक महिला थी और पहली नारीवादी, इनको विचारक, पहली नारीवादी जिन्होंने इतनी मुखरता से अपनी पुस्तकें लिखी, अपना साहित्य लिखा, इनको माना जाता है कि इन्होंने जो है नारीवाद के बीज जो है इन्हीं के चिंतन से शुरू होते हैं, इन्हीं के चिंतन से जो है नारीवाद को एक आवाज़ मिलती है और फिर आगे जाकर के महिलाओं के अधिकार मिलते हैं। लेकिन वस्तुतः जड़ में कौन है? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ही है। तो ये जो इनकी आलोचना की जा रही है कि इन्होंने लैंगिक शोषण को व्यक्ति का शोषण बना दिया, सिस्टरहुड सोसाइटी की बात नहीं की, ये गलत है। और ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसी पहली महिला विचारक थी जिन्होंने लैंगिक समानता की बात की, जेंडर जस्टिस की बात की और अपने विचारों से जो आने वाली पीढ़ियां थी, जो आने वाले फेमिनिस्ट थे, उनको एक प्रेरणा प्रदान की। तो ये थे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचार। आपको कैसे लगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।